आज पावर योगा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पावर योगा के माध्यम से कल हमने भस्त्रिका प्राणायाम को तीव्रता से कैसे किया जाए और धीरे धीरे कैसे किया जाए, इस विधि को हमने बतलाया था। आज मैं आपसे स्वदर्शन शक्ति क्रिया का आपके सामने सिद्धांत को बताऊंगा और इस विधि को कैसे किया जाए ये करके भी दिखाऊंगा। ये करने से स्वदर्शन अर्थात स्व का दर्शन होने लगता है। शक्ति क्रिया आपके अंदर की सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। एक बात आपको बताना जरूरी है कि जब आप स्वदर्शन शक्ति क्रिया को पूर्ण करते हैं तब योग निद्रा में सो करके अपने ब्लड सर्कुलेशन को पैर के एड़ी से लेकर के तलवा से लेकर के और हमारे सहस्त्रार चक्र तक रिलैक्स मुद्रा में हो जाना चाहिए, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, संपूर्ण शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके। और जो तीव्रता से हमारा जो सांस चढ़ जाता है, जब हम तीव्रता से प्राणायाम करते हैं तब जैसे व्यक्ति दौड़ता है तो फिर वो हाँफने लगता है, उसका सांसें चढ़ जाती हैं, परंतु जब वो रिलैक्स होता है तब वो उसकी सांसें धीरे धीरे उसके अनुकूल अपने स्थिति में आ जाती है। उसी प्रकार से जब हम प्राणायाम करते हैं तब भी हमारा सांसें चढ़ने लगती है, परंतु जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारा सांसें स्वतः अपने स्थिति में आ जाती है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्राणायाम को शनै शनै धीरे धीरे ही करना चाहिए। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कपालभाति, भस्त्रिका, इन सभी प्राणायामों को धीरे धीरे साधक को शुरू करना चाहिए और साधक को चाहिए कि वह अपनी तीव्रता को धीरे धीरे आगे बढ़ाए। आप जितना ही इस प्राणायाम को आगे बढ़ाते हैं तब भस्त्रिका, कपालभाति यह ऐसी शक्तिशाली प्राणायाम है कि आपके जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करने लगती है। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित रहती है वह सोई रहती है, परंतु प्राणायाम के माध्यम से, पावर योगा के माध्यम से, स्वदर्शन शक्ति क्रिया के माध्यम से हम उसे धीरे धीरे जगाने का प्रयास करते हैं। और जब हम तीव्रता से इस क्रिया को करते हैं तब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से उठ करके स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंचती है, स्वाधिष्ठान चक्र से उठ करके मणिपुर चक्र पर पहुंचती है, वह फिर मणिपुर चक्र से ऊपर उठ करके अनाहत चक्र पे पहुंचती है, अनाहत चक्र से ऊपर उठ करके विशुद्धि चक्र पे पहुंचती है, वह शक्ति विशुद्धि चक्र से उठ करके हमारे आज्ञा चक्र पे पहुंचती है और आज्ञा चक्र से उठ करके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। उसके बाद हमारा प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाता है, हम स्व का दर्शन करने लगते हैं, आत्मा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन होने लगता है। इसलिए हमें प्रतिदिन इस स्वदर्शन शक्ति क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। मैं प्रतिदिन आज 16 वर्षों से करता हूँ, जिसका परिणाम है कि जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत आनंदमय जीवन जिया। और मैं चाहता हूँ कि जो हमने अपने गुरु से सीखा है मैं आप तक पहुँचाऊँ। यही विधि चलती आ रही है। आज यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग आपसे जुड़ पाते हैं, तब हमें ज़रूर जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिले हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा हम ऐसे ही ऐसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हमें इस क्रिया को करने की विधि जानिए कि हमें लॉन्ग ब्रीदिंग करना चाहिए, कम से कम 11 बार, 21 बार लॉन्ग ब्रीदिंग। और लॉन्ग ब्रीदिंग करते समय हम इस स्थिति को हमें, जैसे सो कहेंगे तो श्वास को अंदर लेना है, फिर हम कहेंगे तो श्वास को बाहर छोड़ना है। और
श्वास भरते हुए पेट को फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए पेट को निचोड़ना है। इस विधि को करेंगे तब आप पाएंगे कि आपके अंदर अनंत शक्तियों का संचार हो रहा है। एक बात ध्यान रखें, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विद्वान जन, ज्ञानी जन, गुरुजन भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने तरीके से समझाते हैं, तो कहीं पे कोई भेद नहीं मानना चाहिए। इसी विधि को जब करते हैं तो कोई सोहम की उच्चारण करता है, कोई तू ही का उच्चारण करता है, कोई ओम का उच्चारण करता है। तो आप भी अपने जो भी भाव बने आप कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जब श्वास भरते हैं लंबी गहरी श्वास, तो हम ओम इन, आउट करते हैं तो ओम आउट किया हमने। इस तरह से हमें इन और आउट को देखना है और करना है। आइए शुरू करते हैं। इसके बाद इसी क्रिया को आगे चल करके हम लंबे गहरे श्वास को हम कपालभाति में बदलेंगे और इसको तीव्रता से करेंगे। परंतु आपसे ये कहना अति आवश्यक है कि आप जितना तीव्रता से मैं कर रहा हूँ, अकेले ऐसे तीव्रता से नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राणों को भी लय में करना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। हर प्राणायाम, हर कार्य लयबद्ध होना चाहिए और धीरे धीरे उसकी गति को बढ़ाना चाहिए। हम आपको पहले धीरे धीरे की गति बताएंगे, फिर हम तीव्रता से करेंगे। परंतु आपको बिना किसी योग गुरु के देखरेख में या बिना अभ्यास के आप तीव्रता से नहीं करेंगे, अन्यथा बीपी आपका बढ़ सकता है, अनेकों प्रकार की विकृति आ सकती है। इसके लिए आप हमें जिम्मेदार न ठहराएंगे, क्योंकि हम अपनी साधना के बल पे हम इसको अपने तरीके से करते हैं। आपको भी धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो श्वास से करेंगे तो आपको हमने बता दिया, उसी भाव से आपको करना है। आइए देखिए, आंखें बंद करके ध्यान को केंद्रित करें दोनों भवों के बीच में, और कभी भी प्राणायाम के बीच में आंखों को नहीं खोलना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। इस क्रिया को 11 बार 21 बार आप करेंगे। मैं व्हाट्सएप यूट्यूब पे हूँ, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका मैं आगे की क्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। इसी को हम धीरे धीरे इसको करेंगे, फिर इसी क्रिया को मैं बढ़ाऊंगा। आप उतनी तेजी से नहीं करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रिलैक्स हो गए, धीरे धीरे रिलैक्स, और अपनी श्वासों की गति को देखें। अपने आप श्वास आए तो आने दें, नहीं आए तो रुकने दें। आप कोई भी श्वास को रोकने का या लेने का प्रयास न करें, स्वतः वो अपनी गति कर रहा है। अब आप हमेशा आंखों को बंद किए हुए प्राणायाम करें और इस क्रिया को 40 बार 40 बार 40 बार हम करते हैं, 4 बार। आप अपनी क्षमता के अनुसार पहले 20 बार कर सकते हैं, 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार। परंतु 20 बार करने के बाद फिर आप पद्मासन में हम बैठे हैं, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों अंगुलियों को अपने घुटनों पर रखें, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, और फिर
जब एक आवर्ती आप करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाएं, फिर श्वासों को स्वतः चलने दें। 1 मिनट रुकने के बाद आप स्वतः फिर लंबे गहरे श्वास लेकर छोड़ दें, एक और छोड़ दें। इस क्रिया को आपको दोहराना है। यह स्वदर्शन शक्ति क्रिया आपके जीवन को अद्भुत बना देगी। प्राणायाम, प्राण जब रोम रोम में हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तब हम ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। इस क्रिया को आप 4 बार करेंगे। मैं आपको आगे की विधि बताता हूँ कि प्राणायाम क्या है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल सामान्य मात्रा में आप सब के अंदर आप देखते हैं। ऑक्सीजन ऊर्जा है। जब हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तब हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और वह रोम रोम को सप्लाई करता है, हमारे अंग अंग को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ध्यान रहे, जहाँ ऑक्सीजन होता है शरीर में वहाँ फोड़े फुंसी या सरण नहीं होता है, और जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहीं पे फोड़े फुंसी निकलते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं और आप हमेशा उदास शिथिल बने रहते हैं। ये ध्यान रखें। जब आप प्राणायाम करते हैं तब अपने आप को योग निद्रा में थोड़ी देर सो करके स्वतः आती जाती श्वासों को देखना है। अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर लगाएं। आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मन का चिंता दूर हो जाएगा, व्यर्थ के तनाव दूर हो जाएंगे और आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर के सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो जाएंगे। फिर आप पाएंगे कि आपको कोई कहे प्राणायाम करने के बाद कि आप आराम कीजिए, तो आपसे आराम नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका शरीर अब ऊर्जा बन चुका है। आपके अंदर की ऊर्जा जागृत हो चुकी है और वो जो ऊर्जा है उसको कंट्रोल करना आपका बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि ऊर्जा जैसे अग्नि धधक पड़ी है, प्रज्वलित हो चुकी है, ज्वलंत हो चुकी है। अब अग्नि से हम खाना बनाएं या अग्नि से किसी का घर जलाएं, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जब ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाती है, इस ऊर्जा शक्ति को हम अध्यात्म में लगाएं, योग में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं, लोगों की सेवा में लगाएं, आयुर्वेद रहस्य को जानने में लगाएं, या इस ऊर्जा शक्ति को अगर क्रोध में बदलेंगे तो आप इतने क्रोधी हो जाएंगे कि आप जिससे टकराएंगे या जो आपसे टकराएगा उसका प्राण तक आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो चुकी है। ये ऊर्जा, इसीलिए क्रोध न आए इसका संकल्प करें कि मैंने प्राणायाम किया, स्वदर्शन शक्ति क्रिया किया, अब हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, ये पहला संकल्प। किसी के प्रति निगेटिव नहीं सोचेंगे, ये दूसरा संकल्प। किसी भी नीच काम को न देखेंगे, न सुनेंगे, न विचार करेंगे, ये तीसरा संकल्प। और सदैव ही श्रेष्ठ कार्य ही करेंगे, श्रेष्ठ लोगों के संगत में रहेंगे, ये हमारा चौथा संकल्प। और आहार, विहार और विचार पर हमेशा निगरानी रखेंगे ताकि हमारा स्वास्थ्य, मेंटल स्वास्थ्य और फिजिकल स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहे। ये पांचवा संकल्प है। ये आप संकल्प करके चलते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन उन्नत है। दवा की ज़रूरत नहीं है। पूर्व के समय में दवाइयाँ कहाँ आती थी? लोग आयुर्वेदिक तरीके से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आहार, विहार और विचार को मैनेज करके, संयमित करके अपने आप को ठीक कर लेते थे। अब आपको एक रहस्य की बात बताऊं। हमारे शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त, कफ। ये वात, पित्त, कफ से ही हमारा शरीर पोषित होता है, संचालित होता है और चलता है। जब वात, पित्त, कफ ये संयमित रहते हैं तब हमारा शरीर शक्तिशाली होता है, निरोग रहता है, ऊर्जावान रहता है। परंतु जब वात या पित्त या कफ ये प्रकोपित कोई भी हो जाता है तब बीमारी बढ़ जाती है। वात प्रकोपित होता है तो गैस, कब्ज वगैरह बन जाता है। पित्त
प्रकोपित होता है तब चकता वगैरह निकलना, फोड़े फुंसी निकलना, तनाव बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है। कफ प्रकृति जब बढ़ता है तब कफ का मात्रा, खांसी जुकाम, कफ का मात्रा बढ़ जाता है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने इसको समन्वय करके, संतुलित करके शरीर को निरोग बनाने का प्रयास किया है और ऐसा सिद्धांत ढूंढ करके हमें लाभान्वित किए हैं। अब जानने की ज़रूरत ये है, वात पित्त कफ जब प्रकोपित होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। इन वात पित्त कफ को संतुलित रखने का दूसरा कोई दवा नहीं है सिवाय प्राणायाम के। जब हम प्राणायाम करते हैं तब हमारा त्रिदोष संतुलित रहता है, संयमित रहता है, किसी भी प्रकार की कोई विकार नहीं रहता। उसके बाद आहार के माध्यम से जब कफ की वृद्धि है तब पित्तवर्धक चीज़ खाएंगे, गर्म चीज़ खाएंगे तो उसको संतुलित कर देगा। उसी प्रकार से हमें आगे चलना है, वात पित्त कफ को समझना है और अपनी प्रकृति को जाने। जब आप अपनी प्रकृति को समझेंगे तब आप पाएंगे कि आप प्रकृति के साथ अगर आप चलते हैं, जीते हैं तो आपका जीवन धन्य बन जाता है। दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, अपना वैद्य खुद बने, अपना डॉक्टर खुद बने। प्रतिदिन आप ऐसे करके शाम को भी आप ऐसे महसूस करें, क्या हमारे बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, हमारा शरीर ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, इसका आकलन करें। अगर आप ऐसे करते हैं, कंपन हो रहा है, तो समझे कि आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है। और अगर ऐसे करते हैं, आप नॉर्मल हैं, खुश है, तो आनंद है। उसके बाद आप एकांत में, जब भी घर पे, कहीं भी, ऑफिस में बैठ कर के एकांत में विचार करें, अपने मन में जाएं और मन को देखें। मन से ही मन को देखें कि क्या मेरा मन शांत है, मेरा मन में कोई विकार तो नहीं है, मैं क्या किसी के प्रति निगेटिव सोच रहा हूँ। चाहे किसी ने आपका कितना भी नुकसान किया हो, फिर भी उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि जो उलझ जाता है वहीं ठहर जाता है। बहुतों को आपने देखा होगा, जिसके घर में चोरी होती है उसका घर आगे बढ़ता जाता है, परंतु चोर कभी धनवान नहीं हुआ है। आप इस बात को समझें। जो दूसरों के पीछे पड़ा हुआ है वो पीछे ही पड़ा रह जाएगा और उससे पीछे ही रहेगा। आपको आगे बढ़ना है। इस सकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक विचार को और सकारात्मक आहार, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा कर्म। तो अपने आहार को ठीक रखें। आहार से तन और मन दोनों पोषित होता है। आहार को शुद्ध शाकाहारी बनाएं, यही हम सबका परम कर्तव्य है। यही आयुर्वेद है। हमारे भारतीय खाने में तो सब कुछ आयुर्वेदिक ही होता है, दवा रूप में होता है। आप जा कर के देखेंगे, महर्षि चरक ने 41 प्रकार का, 44 प्रकार का हमारे किचन में दवाइयाँ रख दी है, जिसमें हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब जो है, ये सब दवाइयाँ हैं। इसका अनुपान और संतुलित आहार के रूप में जब रोज़ हम लेते हैं तब हमारे शरीर की अनेकों तत्व पोषित रहता है, संतुलित रहता है और हमारा शरीर शक्तिशाली बना रहता है, निरोग बना रहता है। आज इतना ही, और फिर आपको कल योग के विषय में और आगे बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।